बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईआर का दूसरा चैप्टर है थियरीज़ इन आईआर। इसमें सबसे पहला नज़रिया है पॉलिटिकल रियलिज़म। पॉलिटिकल रियलिज़म अस्यूम करता है कि तमाम नेशन स्टेट्स, तमाम ममालिक अपने मफादात के लिए काम करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो अपने मुल्क के मफाद को मद्देनज़र रखकर पॉलिसी बनाए और नेशनल इंटरेस्ट डिस्गाइज्ड एज मोरल कंसर्न, हालात को देखकर और अपने मफादात को देखकर एक मुल्क के लिए पॉलिसी बनाना ये अखलाकी फ़र्ज़ है। यानी इसका मतलब ये है कि एक मुल्क जब अपने लिए पॉलिसी बनाता है तो वो हालात को देखकर और अपने मफादात को देखकर पॉलिसी बनाता है, न कि अखलाकियात की बुनियाद पर पॉलिसी बनाता है। रियलिज़म के मुताबिक हर कंट्री की कोशिश होती है कि वो अपनी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को महफूज बनाए, यानी अपनी सियासी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत की हिफाजत करे। और जब एक मुल्क की बुनियादी इंटरेस्ट, बेसिक इंटरेस्ट यानी इलाकाई सालिमियत और जो खुद मुख्तारी है वो इंटरेस्ट सिक्योर हो, तो फिर नेशनल इंटरेस्ट कई शक्ल इख्तियार करता है। यानी ये बुनियादी इंटरेस्ट हासिल करने के बाद एक स्टेट कोशिश करता है कि वो दीगर मफादात को भी हासिल करे। दीगर मफादात का मतलब ये है कि वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बना ले, माशी तरक्की करे, टेक्नोलॉजी हासिल करे, अपने कल्चर को और अपने निज़ाम को दीगर ममालिक में राइश करे। मुख्तलिफ़ किस्म के मफादात और होते हैं। सम स्टेट्स में हैव एन इंटरेस्ट इन सिक्योरिंग मोर रिसोर्सेज आर लैंड। मिसाल के तौर पर कुछ स्टेट्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल और लैंड सिक्योर करे। दीगर स्टेट्स की ये ख्वाहिश होगी कि वो अपने सियासी और माशी निज़ाम को दीगर एरियाज़, दीगर ममालिक में राइश करे। मिसाल के तौर पर माजी में हम देख ले कि रूस की ये ख्वाहिश थी कि कम्युनिज़म और सोशलिज़म को दीगर ममालिक में राइज करे। जनरली स्पीकिंग, नेशनल इंटरेस्ट मस्ट बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ पावर। जब हम कौमी मफादात की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि स्टेट यानी ममालिक की कोशिश होती है कि वो पावर को हासिल करे। दुनिया में वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल करे और एक मुल्क दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल हो। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, दोनों की कोशिश है कि वो ज़्यादा ताकत हासिल करें। नेशनल पावर की हम डिफिनीशन की बात करते हैं कि नेशनल पावर हैज़ एन एब्सोल्यूट मीनिंग। इसका एब्सोल्यूट मीनिंग है। एब्सोल्यूट मीनिंग मतलब ये है कि आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं एक कंट्री की मिलिट्री को देखकर, उसकी माशी तरक्की को देखकर, सियासी हालत को देखकर और इस तरह डिप्लोमेटिक और इवन कल्चर रिसोर्सेज, इनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुल्क कितना पावरफुल है, उसका नेशनल पावर कितना है। लेकिन रियलिस्ट के मुताबिक पावर ये एक रिलेटिव टर्म है। एक रिलेटिव टर्म का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि एक कंट्री कितना ज़्यादा पावरफुल है उनकी मिलिट्री या उसकी इकनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कल्चर रिसोर्सेज को देखकर। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को ले ले, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के मुकाबले में ये पावरफुल कंट्री है। लेकिन अगर हम चाइना को देख लें, अमेरिका को देख लें, तो उनके मुकाबले में ये गरीब मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है। तो ये रिलेटिव टर्म है। अच्छा, एक रियलिज़म के मुताबिक अगर आप देखना चाहते हैं कि एक कंट्री का नेशनल पावर कितना है, तो इन दो क्वेश्चंस की मदद से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। डज ए स्टेट हैव द एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द पावर ऑफ अनदर स्टेट? क्या एक स्टेट के पास ये सलाहियत है कि दीगर स्टेट्स के हमले के मुकाबले में या उसके पावर के मुकाबले में अपने आप की हिफाजत कर सके? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को ले लें। क्या अगर 2001 में अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता तो पाकिस्तान के पास ये सलाहियत था कि अमेरिका को जवाब देता? क्या यूक्रेन के पास इतना ताकत है कि वो रूस के हमले का जवाब दे सके और अपनी सरजमीन को महफूज बना ले? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, डज ए स्टेट हैव द एबिलिटी टू कोर्स अनदर स्टेट टू चेंज द स्टेट पॉलिसी? क्या एक कंट्री के पास इतना पावर है कि वो दूसरे स्टेट को मजबूर करे कि वो अपनी खारजा पॉलिसी या दीगर पॉलिसी को चेंज करे? अगर उसके पास इतना ताकत है तो इसका मतलब ये कि ज़्यादा पावरफुल स्टेट है। मिसाल के तौर पर 2001 में अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि अफ़गान पॉलिसी को चेंज करे, तो अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान ने, मुशर्रफ ने मुकम्मल तौर पर
अफ़गान पॉलिसी चेंज की, जिन लोगों की हिमायत करते थे उन लोगों को दहशतगर्द करार दिया। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि पावर एक रिलेटिव टर्म है, और ये आई थिंक प्रैक्टिकल भी है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब एक मुल्क है, उसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, आप उसको पावरफुल स्टेट कह सकते हैं, लेकिन दूसरे कंट्री के मुकाबले में शायद वो कमज़ोर हो और दूसरे कंट्री के रिसोर्सेज वो उससे ज़्यादा हो। तो लिहाजा रियलिज़म में जो पावर है ये रिलेटिव टर्म है। फिर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो रियलिज़म के मुताबिक इंटरनेशनल सिस्टम में एनर्की है, यानी दुनिया के सतह पर और जो बैनुल-अक़वामी सिस्टम है, निज़ाम है, उसमें हुकूमत नहीं है। ऐसी हुकूमत, ऐसी बॉडी मौजूद नहीं जो कि इंटरनेशनल कवानीन को इन्फोर्स करे। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी की और इराक़ पर हमला किया, लेकिन कोई ऐसी हुकूमत नहीं थी इंटरनेशनल सतह पे कि वो अमेरिका को मजबूर करे कि आप हमला ना करें। तो इसका मतलब ये है रियलिज़म के मुताबिक कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनर्की है। तो इसी सूरत हाल में हर स्टेट कोशिश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल करे और अपने मफादात को महफूज बना ले। तो जब इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसी हालत है तो हर कंट्री अपने वसाइल पे इन्हिसार करके अपने मफादात के हुसूल के लिए कोशा है। इसके साथ साथ हर स्टेट जो दूसरे स्टेट के साथ जो मुआहदे करता है उसको अपने वसाइल की मदद से इन्फोर्स करता है, और अपने वसाइल की मदद से अपने डिज़ायरेबल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्डर को मेंटेन करता है। फिर अगर हम रियलिज़म की बात करें तो रियलिस्ट के मुताबिक नेशन स्टेट पर किसी बैरूनी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, किसी बैरूनी ताकत का असर या इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को ले ले, ये एक नेशन स्टेट है, तो इस पर अमेरिका का या रूस का या किसी दूसरे इंटरनेशनल बॉडी का असर नहीं होना चाहिए। रियलिज़म की कोशिश ये है कि वो पॉलिटिक्स को रेशनली डिस्क्राइब करता है। पॉलिटिक्स को रेशनली डिस्क्राइब करने का मतलब ये है कि सियासत को जो हम डिस्क्राइब करते हैं ये रेशनली होना चाहिए। जब एक स्टेट एक पॉलिसी बनाता है तो अक्ल व इस्तिदलाल की बुनियाद पर, हालात को देखकर, अपने मफादात को देखकर एक स्टेट पॉलिसी बनाता है, न कि इस बुनियाद मोरालिटी की बुनियाद पर, अखलाकियात की बुनियाद पर। अगर अखलाकियात की बुनियाद पर पॉलिसी बनाई जाती तो फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म ना होता और तमाम स्टेट इसराइल को जो है ना वो उस पर दबाव डालता, उस पर पाबंदियाँ लगाता। अगर अखलाकियात की बुनियाद पर पॉलिसी वज़ा की जाती तो फिर इराक़ पर हमला ना होता, कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म ना होता और अफ़गानिस्तान के मुसलमानों पर जुल्म ना होता। अखलाकियात की बुनियाद पर पॉलिसी नहीं बनाई जाती, बल्कि हर स्टेट अपने मफादात को देखकर और हालात को देखकर पॉलिसी वज़ा करते हैं। और एक बात ये है, ये रियलिज़म पर एक किस्म की तनकीद है कि वो पावर की बात करते हैं कि हर स्टेट वो पावर के हुसूल के लिए कोशा है, लेकिन देयर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ पावर। पावर के हुसूल के लिए हर मुल्क कोशिश करता है, लेकिन पावर है क्या, ये क्या चीज़ है, इसके हवाले से ऐसी डेफिनेशन नहीं कि तमाम ममालिक और तमाम लोग उसको एक्सेप्ट करें। दूसरी बात यह है कि रियलिज़म के मुताबिक दुनिया में ताकत के हुसूल के लिए एक मुसलसल कोशिश जारी है, और हर स्टेट का मकसद ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल करे। और इस पर एक क्रिटिसिज्म है कि विच इज़ नॉट नेसेसरी द केस कि हर मुल्क शायद वो ताकत के हुसूल के लिए कोशा ना हो। ये दो जो अजीम हस्तियाँ हैं, एक हेंस मार्गेंतफ ये एक फिलासफ़र था और ये रियलिज़म का पैरोकार था, रियलिस्ट था। और इसी तरह हेनरी किसिंजर ये एक फॉरेन पॉलिसी मेकर था, अमेरिका का इंतहाई मशहूर इंसान है, तो ये भी रियलिस्ट था। रियलिज़म इज़ फाउंडेड ऑन पेसिमिज्म रिगार्डिंग मोरल प्रोग्रेस एंड ह्यूमन पॉसिबिलिटी। रॉबर्ट गिल्पिन के मुताबिक रियलिज़म, इसकी बुनियाद वो मायूसी पर रखी गई है, अखलाकियात के एतबार से अगर हम बात करें या ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ के बुनियाद पर। इसका मतलब ये है कि रियलिज़म में के मुताबिक जो पॉलिसी वज़ा की जाती है वो अखलाकियात की बुनियाद पर नहीं रखी जाती, बल्कि एक स्टेट अपने हालात को देखकर और अपने कौमी मफादात को देखकर पॉलिसी बनाता है। तो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव के मुताबिक दुनिया में
जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वहाँ पे इनकम्पेटेबल गोल्स है और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक मुल्क के जो मफादात है वो दूसरे मुल्क का नुकसान है। तो दुनिया में इसी वजह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हम रूस और अमेरिका की बात करें यूक्रेन पर, तो जो रूस के मफादात है वो अमेरिका के नुकसानात है, और जो अमेरिका अपने लिए अच्छा समझता है रूस उसको बुरा समझता है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और जब इंटरनेशनल रूल्स नहीं है, विदाउट इन्फोर्सेबल इंटरनेशनल रूल्स, तो डिसीजन मेकर्स के पास कोई चॉइस नहीं रहता। सिर्फ ये है कि वो दूसरे स्टेट्स के साथ मुकाबला करे सिक्योरिटी के लिए, स्टेटस के लिए, वेल्थ के लिए। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया के का मुकाबला है, आम रेस है। इसी तरह रूस और अमेरिका का मुकाबला है, चीन और अमेरिका का मुकाबला है, तो मुख्तलिफ स्टेट्स, ईरान और सऊदी अरबिया का मुकाबला है। तो तमाम स्टेट्स ऐसी हालत में एक दूसरे के साथ मुकाबले में है और ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। और ये कंपटीशन, ये इसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि मज़ीद डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि दीगर स्टेट्स भी अपने सिक्योरिटी पोजीशन को और अपने रिसोर्सेज को रिलेटिव टर्म में देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा नज़रिया है लिबरलिज़म, टेनेट्स ऑफ लिबरलिज़म। लिबरल्स या न्यू लिबरल्स वो कोशिश करते हैं कि एक कॉमन बेसिस को आइडेंटिफाई करे कोऑपरेशन के लिए और इंटरनेशनल के और इंटरेक्शन के लिए। रियलिज़म में ये कहा गया कि जो तमाम स्टेट्स है वो पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं और देयर इज़ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ममालिक के दरमियान वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन लिबरलिज़म के मुताबिक जो लिबरल्स है वो ये कोशिश करते हैं कि एक ऐसा बेसिस प्रोवाइड किया जाए, एक ऐसा कॉमन बेसिस, ताकि ममालिक एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करे। तो ज़ाहिर बात है कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं, तिजारत करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल, इकनॉमिक और मिलिट्री वो कोऑपरेशन जारी है ममालिक के दरमियान। तो लिबरल थ्योरीज के मुताबिक दुनिया में मल्टीपल एक्टर्स है, ये नहीं कि सिर्फ स्टेट है बल्कि मल्टीपल एक्टर्स है। इसमें हम NGOs को देख लें, इंटरनेशनल NGOs है, इसी तरह मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। तो वो इंटरनेशनल सिस्टम में काम कर रहे हैं और उनका जो आउटकम्स है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में और ममालिक में वो सर्विसेज डिलीवर कर, उनका कुछ रोल है। और ये बात नोट करें कि ये एक्टर्स, ये लाजमी नहीं है कि ये यूनिटरी है, एक जैसे है स्ट्रक्चर के एतबार से, या रेशनल है। रेशनल होने का मतलब ये है कि वो अपने मफादात को या हालात को देखकर पॉलिसी बनाते नहीं, बल्कि उनका जो है ना और पॉलिसी बनाने के लिए कुछ और रूल्स है, कुछ और बेसिस है। तो अगर हम NGOs की बात करें तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को देख ले तो वो अपने माशी मफादात के लिए या प्रॉफिट के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इकनॉमिक, सोशल और मिलिट्री गोल्स ये इन एक्टर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो काम करें, और उनका के पास मल्टीपल मीन्स है, काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, और इसी तरीक़ों की मदद से वो अपने मकासद को हासिल कर रहे हैं। तो लिबरल्स के मुताबिक ठीक है दुनिया में एनर्की है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पॉलिसी मेकर्स हमेशा वो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट में रहे और हर जगह जो है ना वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे उम्मीद भी है। कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेशन करते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी की मदद से वो ममालिक आपस में ताउन कर रहे हैं। कौन कौन से प्रॉस्पेक्ट है, होप्स हैं? इकनॉमिक कोऑपरेशन, मईशत के मैदान में कोऑपरेशन है। टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल बेनिफिट्स के लिए वो स्टेट्स आपस में वो कोऑपरेशन कर रहे हैं। मुख्तलिफ तंजीमें हैं, यूरोपियन यूनियन की मदद से तमाम ममालिक आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और तरक्की के उसूल के लिए कोशा है। सार्क है, OIC है, इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा है। तो स्टेट्स वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर है, तो CPEC, ये वाज़ेह इसकी सबूत है कि दुनिया में कोऑपरेशन भी जारी है। तो एक और बात ये नोट करें कि ममालिक एक दूसरे पर इन्हिसार कर रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना को देख ले, एक दूसरे पर इन्हिसार कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस है। ये बात है कि एसिमेट्री होगा इंटरडिपेंडेंस में, कि किसी के पास मिलिट्री पावर होगा और किसी के पास स्पेसिफिक पावर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुख्तलिफ स्टेट्स के पास मुख्तलिफ इश्यूज़ पर पावर है। OPEC, ओपेक कंट्रीज़ है, उनके ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल कर रहे हो, उनके पास ये पावर है।
और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर उसके पास पावर नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज़ पर अमेरिका के पास पावर है, चाइना के पास पावर है, रशिया के पास, जर्मनी, फ्रांस के पास पावर है। तो लिबरल थियरिस्ट के मुताबिक इंटरनेशनल सिस्टम में जो एनर्की है इसको हम कम कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के की मदद से। जो बैनुल अक़वामी क़वानीन है, तमाम ममालिक को चाहिए कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन का पासदारी करे। और इसी तरह तिजारत की वजह से, क्योंकि आज आप कल आपने बाजवा का पैगाम सुना होगा या परसों, कि उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारी तिजारत है, हम बहुत चीज़ें उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका हमारा दोस्त मुल्क है, उनके साथ हम दोस्ती को की बुनियाद पर इंटरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं। लिबरल के मुताबिक दुनिया में अगरचे गवर्नमेंट नहीं है लेकिन गवर्नेंस है। गवर्नेंस विदाउट गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल कवानीन मौजूद है और एक तरह की गवर्नेंस मौजूद, अगरचे गवर्नमेंट नहीं है, एक बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नेंस है, हुकूमत है। और तमाम ममालिक वो इंटरनेशनल लॉज की पैरवी करते हैं, कोशिश करते हैं। तो लिबरल्स वो, इसके साथ साथ लिबरल्स की एक खुसूसियत ये है कि वो इकनॉमिक प्रोसेस पर और मार्केट फोर्सेस में, मार्केट में ज़्यादा इंटरफेरेंस के मुखालिफ है। यानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मार्केट में ज़्यादा मुदाखलत ना करे और माशी मामलात में ज़्यादा मुदाखलत ना करे। जबकि रियलिज़म के मुताबिक स्टेट के पास इख्तियारात है और वो इंटरफेरेंस कर सकता है और दूसरी बॉडी को, इंटरनेशनल बॉडी को या किसी दूसरी ताकत को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो एक स्टेट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। लेकिन लिबरल्स के मुताबिक स्टेट के इख्तियारात महदूद है माशी मामलात में और मार्केट में। इसके साथ आइडियलिज़म है, ये रियलिज़म का अपोजिट है। आइडियलिज़म के समझता है कि जो रियलिज़म है ये पासिंग पेज ऑफ हिस्ट्री है, बस ये ख़त्म हो जाएगा इसका रोल। और वो समझते हैं कि दुनिया पावर पॉलिटिक्स और वायलेंस से फ्री होना चाहिए। उनका ख्याल ये है कि दुनिया ये पावर पॉलिटिक्स से निकलेगा और तशद्दुद से निकलेगा, दुनिया अमन का गहवारा बनेगा। आइडियलिस्ट का जो सोच है, नज़रिया है और जो उनका ईमान है, यकीन है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे है। उनका कहना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन है, सलामती कौंसिल है और दीगर यूनिवर्सल एजुकेशन है, अगर हम सारी दुनिया में एजुकेशन को आम करें तो हम इस गोल के अचीव करेंगे। यानी पावर पॉलिटिक्स का ख़ात्मा होगा और तशद्दुद का ख़ात्मा होगा। लेकिन ये बात नोट करें कि ये नामुमकिन है, क्योंकि टोटलिटेरियनिज़म यानी डिक्टेटरशिप, आमरीत, बादशाहत को आप डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से ख़त्म नहीं कर सकते। आप दुनिया में जमहूरियत लाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे आमरीत है, इस आमरीत को आप जमहूरी उसूलों की मदद से ख़त्म नहीं कर सकते। ये मुश्किल है क्योंकि उसके लिए इनकलाब की ज़रूरत होगा और इसके लिए पावर पॉलिटिक्स चाहिए, इसके लिए तशद्दुद दरकार होगा, वायलेंस होगा। तो आइडियलिज़म ये फ्रस्ट्रेटिंग है। अगर हम दुनिया में ये मसाइल को देख ले कि हर जगह टेररिज्म है, बदअमनी है, मुख्तलिफ मसाइल है, तो इस सूरत हाल में हम कह सकते हैं कि आइडियलिज़म ये एक प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं है, बल्कि रियलिज़म ये एक प्रैक्टिकल नेचर वाला नज़रिया है। इस जो फेमस आइडियलिस्ट है इसमें रोसो है, कांट और वुडरो विल्सन, ये मशहूर आइडियलिस्ट हैं। तो आज हमने तीन थ्योरीज पढ़े, एक रियलिज़म, दूसरा हमने लिबरलिज़म की बात की और तीसरा आइडियलिज़म की। तो ये इंतही आसान टॉपिक्स है और आपको कोई टॉपिक समझ ना आए तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर दूंगा, रिप्लाई करूंगा।